नमस्कार। स्वास्थ्य मंत्रालय और दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। शुजा खावर का शेर है। वो ये कहते हैं कि हालात न बदलें तो इसी बात पे रोना, और बदलें तो बदलते हुए हालात पे रोना। दरअसल इस साल यानी 2020 की जब शुरुआत हुई तो कोरोना का खतरा पूरी दुनिया में धीरे धीरे फैलने लगा, और फिर जब ये खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मामले बहुत ज़्यादा होने लगे दुनिया में और भारत में भी, तो सब लोग इंतज़ार करने लगे कि वैक्सीन कब आएगी। और साल ख़त्म होने से पहले दुनिया में कुछ जगह वैक्सीन आ गई है, और भारत में भी, जैसा कि हम सब जानते हैं, बार बार कहा भी जा रहा है कि शायद कुछ ही हफ्ते में वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। तैयारियां चल रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में शंकाएं रहती हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तो उसके ज़रिए भी बहुत सी शंकाएं लोगों तक पहुंचती हैं। इन तमाम शंकाओं को दूर करना और साथ ही साथ इस दिशा में, यानी वैक्सीन की उपलब्धता और कैसे लगेगी, उस सब को लेकर लगातार सरकार के प्रयास हैं कि ये जानकारी तथ्यपरक, सटीक और सही दिशा में आप सब तक पहुँचे। ये बहुत ज़रूरी बात है, और ये कार्यक्रम इसी दिशा में एक प्रयास है। कुछ खास मेहमान, कुछ खास विशेषज्ञ हमारे साथ आज यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर NK अरोड़ा, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनक्लाइन। बहुत स्वागत डॉक्टर अरोड़ा आपका। हमारे साथ डॉक्टर अलका शर्मा, आप एडवाइज़र डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बहुत स्वागत आपका अलका जी। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एम्स के डायरेक्टर। बहुत स्वागत डॉक्टर गुलेरिया आपका भी। नमस्कार। सबसे पहले डॉक्टर अरोड़ा, चर्चा की शुरुआत इसी बात से करें कि जैसी खबर आ रही है 4 राज्यों में वैक्सीन का डमी ट्रायल होने जा रहा है। इसका मतलब अब ये बिल्कुल तय है कि अब वैक्सीन तो बिल्कुल आई है। 2-3 हफ्ते की शायद बात होगी, या अधिक से अधिक जनवरी में तो आ ही जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संजीव जी कि ये तैयारी ये भी प्रदर्शित करती है कि हम अपने सिस्टम को चाक चौबंद कर दें, कि जिससे कि क्योंकि आमतौर पे जो देश में वैक्सीन लगाई जा रही थी, केवल साल में करीब 5 से 6 करोड़ लोगों को लगाई जाती थी। वो कैसे? करीब हमारे यहाँ 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं और 3 करोड़ माएँ होती हैं। उन लोगों को वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था। अब इस बार जैसे कि बार बार बताया जा रहा है कि अगले 4-5 महीने में हमें 30 करोड़ लोगों को टीका लगाना है। तो ये एक मैसिव एक्सरसाइज है और उसके लिए तैयारी करी जा रही है। तो तैयारी पूरी अच्छी तरीके से होनी चाहिए, पूरे देश में चाहिए इसके लिए। तो इसीलिए ये पायलट रोल आउट, डमी रोल आउट किया जा रहा है, और ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कहीं कोई कमी रह जाती है तो अभी से पूरा कर लिया जाए। जी डॉक्टर गुलेरिया, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, जिन 4 राज्यों में ये डमी ट्रायल की जो बात है, ये इन राज्यों में किस प्रकार पूरे सिस्टम में ये देखा जाएगा कि क्या सिर्फ वैक्सीन का ट्रांसपोर्टेशन या उसे लगाने तक की प्रक्रिया पूरी की पूरी उसकी रिहर्सल की जाएगी, पूर्वाभ्यास किया जाएगा? तो जो हम कह रहे हैं डमी रोल आउट या ट्रायल हो रही है, इसमें A to Z मतलब शुरू से जैसे वैक्सीन जहाँ से बनेगी वहाँ से कोल्ड चेन कैसे मेंटेन होगा, उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये वैक्सीन कुछ हद तक एक प्रेशियस आइटम है, तो हमें ये पूरा ध्यान रखना है कि कहीं पर भी चूक ना हो, कि उसका टेम्परेचर मेंटेनेंस ख़राब ना हो, या जहाँ पे वो स्टोरेज फैसिलिटी है, स्टेट में जो स्टोरेज फैसिलिटी है जहाँ पे वैक्सीन पहले स्टोर की जाएंगी, वहाँ पे पूरा तैयारी हो। फिर वहाँ से जो डोजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उसकी पूरी लाइटिंग हो कि हर एक सेंटर में कितने कितने डोजेस पहुँचने चाहिए, और वहाँ पे जो लोग हैं उनकी पूरी ट्रेनिंग हो, उनको पता हो कैसे वैक्सीन देना है, क्या कंसेंट फॉर्म लेना है, जो वैक्सीन लेने के लिए लोग आ रहे हैं उनको कैसे समझाना है कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वैक्सीन के। ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी रिहर्सल एक समझ लो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम वैक्सीन रोल आउट करेंगे तो हम कोई चांस नहीं दे सकते, चाहे वो कोल्ड चेन हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो वैक्सीनेटर्स हो जो वैक्सीन लगा रहे हैं, और चाहे वो हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें इस सारी चीज़ को मॉनिटर जो कर रहा है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि जब हम अपने फाइनल स्टेज पे पहुंचे हैं और जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतने डोजेज हैं और हम चाहते हैं कि एक भी डोज वेस्ट ना हो, सब जो भी वैक्सीन के हमारे पास शुरू में डोजेज आएंगे, क्योंकि डोजेज की कमी रहेगी, तो वो हम सब लोगों को लगा पाएँ और कोई भी बैच ऐसा ना हो जो वेस्ट हो जाए। तो ये जो ट्रायल रन है
ये करना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि इससे हम एक काफ़ी हद तक हम कई चीज़ें सीखेंगे कि हम और आगे बेहतर क्या कर सकते हैं। हमारे सिस्टम में ग्राउंड रियलिटी में क्या-क्या कमियाँ हैं जो हमें पूरी करनी है, और हम पूरी तैयारी रखें जब तक कि जैसे वैक्सीन आए हम एकदम उसको रोल आउट कर पाएँ। जी। और हमारे साथ आज के कार्यक्रम में डॉक्टर हेमंत ठक्कर जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, साथ ही सीनियर फिजिशियन हैं ब्रीच कैंडी मुंबई से, वो भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर ठक्कर, आपका भी बहुत स्वागत करना चाहेंगे हम। और डॉक्टर अलका, आपसे हम ये यहाँ समझना चाहेंगे, बहुत से लोगों का और दुनिया भर में जब से वैक्सीन को लेकर चर्चाएं शुरू हुई कि वैक्सीन आने वाली है, तो हमने ये भी देखा कि बहुत से लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि वैक्सीन तो अमूमन दशकों में बनती है, 10-10 बरस लग जाते हैं, इतनी जल्दी वैक्सीन बन रही है तो क्या बहुत जल्दबाजी में तो नहीं बना ली गई है? इस तरह के सवाल भी लोगों ने उठाए। आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी इस स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए आपको, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि माना गया है कि वैक्सीन कोविड-19 पैंडेमिक को कंट्रोल करने में वैक्सीन की अहम भूमिका है, इसीलिए वैक्सीन जल्दी तैयार करने के लिए भारत में और अन्य विभिन्न देशों में भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वैक्सीन की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। और अगर आप देखें तो वैक्सीन हमारे लोगों की सेफ्टी बहुत महत्वपूर्ण है और वैक्सीन का सेफ्टी से डायरेक्ट संबंध है। तो इसमें जितने भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं जी। उनको पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है और इसमें पूरे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जल्दी बनने की जो लोगों के मन में शंकाएं पैदा हो रही हैं, तो इसमें सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय हैं, सबने एकजुट होकर जो भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थी उसको स्ट्रेंथन किया, नए इंफ्रास्ट्रक्चर को एकजुट होकर पूरी मेहनत के साथ उसको क्रिएट किया। और जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब ये पहले जो वैक्सीन्स बनती थी उसमें टाइम लगता था, क्योंकि हर स्टेप को सीक्वेंशियल तरीके से किया जाता था। इसमें कई प्रोसेसेस को पैरेलली किया गया है, तो यहाँ एक तो समय की कटौती हुई है। दूसरा कि सरकार ने आगे बढ़कर, जैसे मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्लिनिकल साइट्स बायरेक के साथ, हमारा PSU है, उनके साथ 11 क्लिनिकल साइट्स स्थापित किए हैं। और जो क्लिनिकल ट्रायल तैयारी करने में समय लगता था, डेटा जनरेट करने में जो समय लगता था, इन क्लिनिकल ट्रायल साइट्स की वजह से वो सारा समय में काफ़ी कमी आई है और ये जल्दी बनने में इसमें सहायक हुआ है। और ये आज की बात नहीं है, पिछले कई सालों से जो भी इकोसिस्टम बनाया गया, स्पेशली लास्ट 3 इयर्स जो इकोसिस्टम बना है, बहुत स्कीम्स और मिशन लॉन्च हुए हैं, वो इकोसिस्टम आज पूरी तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है इस वैक्सीन को बनाने में। जी डॉक्टर अरोड़ा, कोविड-19 की वैक्सीन बनाना अपने आप में इतनी बड़ी चुनौती वैज्ञानिकों के सामने रही है कि सबसे बड़ी बात तो ये कि इससे पहले ये वायरस था ही नहीं, आया और फिर उसके बाद इतने कम समय में उसको समझना, उसकी सीक्वेंसिंग और फिर आइसोलेशन और तमाम चीज़ें। मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी नहीं हूँ, लेकिन आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि किस तरह से ये प्रोसेस और इतनी जल्दी और जिसमें mRNA वैक्सीन और ये तमाम चीज़ें इस तरह से करना, इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे फिर उसको बनाना, ये सब किस तरह से विचार हुआ और हम किस तरह से यहाँ तक पहुँचे हैं? तो अलका जी ने पूरा बताया कि किस तरीके से एक तो इकोसिस्टम चेंज हुआ, हमारे देश की मैं बात करता हूँ। जी। और उसमें जैसे आमतौर पे हम लोग 9 से 5 काम करते हैं, लेकिन ये मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग इस पिछले 1 साल में जो वैज्ञानिक हैं और साथ ही साथ इंडस्ट्री है, वो 5 to 9 काम किया है, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक टाइम, यानी कि पूरा एक एक्स्ट्रा मेहनत की गई। अब आपने सवाल पूछा बहुत महत्वपूर्ण कि जब ये नया वायरस आया और इतनी तेज़ी से फैला, तो लोगों ने सोचा कि नया एक उसमें नवाचार बहुत ज़रूरी होगा, इनोवेशन ज़रूरी होगा, कि हमें पता नहीं कि कौन सी चीज़ काम करेगी कि नहीं करेगी। और कुल मिलाकर दुनिया में 6 प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर वैक्सीन्स, डिफरेंट तरह की वैक्सीन्स बनाई जा सकती हैं जी। और उन सारे 6 के 6 प्लेटफॉर्म्स पे ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली दुनिया के विभिन्न हिस्सों में काम होना शुरू किया। और ये सौभाग्य की बात है कि भारत में भी सारे के सारे 6 के 6 प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया गया। विशेष तौर पे एक
नई चीज़ की गई कि इस बार आरएनए और डीएनए वैक्सीन भी बनाई जा रही है। ये ह्यूमन बींग्स में पहली बार इसका प्रयोग हो रहा है। डीएनए वैक्सीन एनिमल्स में पहले यूज़ हो चुकी है, लेकिन आरएनए पहले हुई नहीं हुई है। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर ट्राई इसलिए किया गया कि किसी को भरोसा नहीं था कि जो हम ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। वैक्सीन बनाने की एक प्रक्रिया है कि भाई आपने वायरस लिया, आपने ये पहचाना कि कौन सा मुख्य उसके अंदर जो हिस्सा है जिसको टारगेट किया जाए, जिससे शरीर में रोधक क्षमता पैदा हो सके, वो आइडेंटिफाई जो है लैब में की जाती है। उसके बाद एनिमल्स में स्टडी करी जाती है, छोटे जैसे रैबिट है, हैमस्टर्स हैं। उसके बाद बड़े एनिमल्स में जैसे मंकीज़ वगैरह में करा जाता है। और जब इसको सारे को कहते हैं प्री क्लिनिकल। जब इसके बाद संतुष्टि हो जाती है कि वैक्सीन का जो हमने टारगेट ढूंढा है वो ठीक काम कर रहा है जी, दूसरा जो रोधक क्षमता पैदा होनी चाहिए शरीर के अंदर वो ठीक हो रही है, और एनिमल्स में साइड इफेक्ट नहीं आ रहे, कोई एडवर्स इवेंट नहीं हो रहे, अब इसके बाद हम क्लिनिकल साइड में जाते हैं। और क्लिनिकल साइड में भी 3 मुख्य स्टेजेस होती हैं या फेजेस होते हैं। फेज़ 1 में और फेज़ 2 में एक तो सेफ्टी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, और फेज़ 1 और फेज़ 2 में दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो देखा जाता है कि शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा हो रही हैं कि नहीं, और साथ ही साथ एक और चीज़ जो कम लोगों को मालूम है कि हमारे अंदर सेल्स होते हैं, उनको टी सेल्स कहते हैं, वो भी हमें रोधक क्षमता प्रदान करते हैं। उनको आसानी से मेजर नहीं किया जा सकता, खाली बहुत स्पेशलाइज्ड लैब में, तो वो भी देखा गया। और इस पूरे पेंडेमिक में एक ख़ास बात ये रही कि फेज़ 1 और फेज़ 2 में बहुत थोड़े मरीज़ लिए जाते हैं, 50, 60, 100, लेकिन इस बार 300, 400, 500, हज़ार व्यक्तियों पे ये करा गया कि जिससे पूरी तरह कन्विंस हुआ जाए, यानी कि आम तौर पे जो काम किया जाता है उससे कई गुना ज़्यादा काम किया गया, और ये देखा गया कि ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं। उसके बाद फेज़ 3 शुरू हुआ, और फेज़ 3 में ये है कि हमारे को जो कोई भी वैक्सीन हो उसका एडवर्स अफेक्ट, जो बुरे प्रभाव है, विदिन पहले 8 हफ्ते में पता चल जाता है। तो ये 8 हफ्ते तक जो अगर हमने देखा कि कोई बुरा असर नहीं है, उसके बाद उसको फॉलो किया जाता है साल भर, 2 साल। तो सारी दुनिया में देखा गया कि 8 हफ्ते तक, 8 से 12 हफ्ते के बीच में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा गया कि विदिन 2 महीने और 3 महीने के अंदर किसी वैक्सीन में 95% रोधक क्षमता पैदा हो गई, जैसे फाइजर और मॉडर्ना की बात कर रहे हैं जी। और कुछ में है जिसमें 60-70% है। हमारी जो कुछ वैक्सीन्स हैं और जो जिनका हमने डेटा देखा है, कल भी हमने एक देखा, उसमें लगता है कि वहाँ पर भी 80-90% हमारी जो इंडिजिनस वैक्सीन्स हैं उसमें भी बहुत अच्छा रोधक क्षमता होगी। तो कहने का मकसद ये है कि कोई भी कॉर्नर्स नहीं तोड़े गए, कोई शॉर्टकट नहीं लिया गया है, बल्कि ज़्यादा काम किया गया है। आमतौर पे पूरी दुनिया में जो भी वैक्सीन ट्रायल होता है वो 40,000 30,000 केसेस लिए जाते हैं, इस बार भी वैसे ही किया गया जी। तो लोगों को बिल्कुल ही संतुष्ट होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि कहीं पे भी कोई शॉर्टकट लिया नहीं गया, यानी एफिकेसी, सेफ्टी और साथ ही साथ स्पीड, इन तीनों चीज़ों का पूरा ध्यान रखा और गया। समय का पूरा ऐसा किया गया है। रेगुलेटर्स के पास कई बार 6-6 महीने लग जाते थे जी। आज की डेट में ये अचंभित करने वाली बात है कि 6 घंटे में काम हो जाता है। 24 घंटे काम चल रहा होता है रेगुलेटर्स के पास भी, जैसे जैसे डेटा आता है वो देखते चले जाते हैं। तो बहुत समय को जो पहले एक तरीके से मैं कहता हूँ एफिशिएंसी, ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को यूज़ किया गया है टू मेक इट सो एफिशिएंट। वायरस जितनी तेज़ी से आया उसे उतनी ही तेज़ी से हराना भी है, इसमें आप सब वैज्ञानिक सब लगे हुए हैं। डॉक्टर हेमंत ठक्कर, पहली बात तो ये आपसे चर्चा करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसी कि खबर आई है कि धारावी से एक भी मामला रिपोर्ट नहीं हुआ है पिछले 24 घंटे में शायद, और जैसा डॉक्टर अरोड़ा ने यहाँ बताया, डॉक्टर गुलेरिया ने भी बताया, डॉक्टर अलका ने भी वही जिक्र किया कि किस तरीके से कितने कम समय में एक बहुत बढ़िया वैक्सीन के समाधान की ओर हम बढ़ रहे हैं भारत की जब हम बात करते हैं। तो साथ ही साथ अगर हम इलाज की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं इस बीमारी को लेकर, क्योंकि एक हम सब जगह जब ये देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होता है तो आप सबके सामने चैलेंज इस बात को लेकर है कि उस व्यक्ति विशेष के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। क्या उसमें भी कुछ ऐसे चेंजेस, कुछ बदलाव आए हैं
या कुछ ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है कि यही प्रोटोकॉल होगा? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं, पिछले हफ्ते हमने चर्चा की थी प्लाज्मा थेरेपी को लेकर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे प्रथम तो मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का उदाहरण अगर आप ले जी, तो पूरी दुनिया में यूरोप, यूके, अमेरिका, सब जगह पे सेकेंड वेव बड़ी ज़ोर से आ गया है। हिंदुस्तान में जो सेकेंड वेव थोड़ा बहुत आया, उसके बाद कोई दूसरे बड़े प्रॉब्लम हमने देखे नहीं हैं। जैसे कि खास तौर में बम्बई में हम देखें तो हमारी नंबर्स इतने कम हो गए हैं कि हमें कोई हॉस्पिटल्स में रश नहीं है, आईसीयूज में कोई स्ट्रेन नहीं है, और जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो इसमें भी हमें एक हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स, नर्सेस को एक बाजू और दूसरी बाजू पेशेंट्स को पैट ऑन द बैक यानी कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स में उन्होंने कॉन्फिडेंस रखा और डॉक्टर्स ने अपने आप में कॉन्फिडेंस रख के ये जो दोनों पार्टियों ने अपना आगे चल के ट्रीटमेंट की दिशा में काम किया, तो हमने ज़्यादातर अभी पेशेंट्स को घर पे ट्रीट किया है, पेशेंट्स को इसमें कोई तकलीफ भी नहीं हुई है जी, और हमारे नंबर्स काफ़ी कम हुए हैं। जो वैक्सीन के बारे में आप कहते हैं वो मैं बिल्कुल हमारे दूसरे कोलीग्स के साथ सहमत हूँ कि वैक्सीन तो जब पर्दे के आगे आएगा तो वो तो एक फाइनल प्रोडक्ट होगा, मगर पर्दे के पीछे जो काम हुआ है और जारी है वो रियल रिहर्सल, वो रियल हार्ड वर्क है। जैसे हमारे कोलीग्स ने कहा 9 to 5 के जगह पे 5 to 9 हो गया है। दिन रात ये चालू है, ये शुरू है, ये जारी है। और मरीजों को और नागरिकों को ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन का नारा लगाते थे, अब जब वैक्सीन रेडी होने को आए तब पूछते हैं सेफ है, कैसे है, लूं नहीं लूं। भाई भरोसा रखिए, आपको वैक्सीन की ज़रूरी थी, हमने दिन रात काम किया है, हमारे साइंटिस्ट ने काम किया है, और ये वैक्सीन जब आगे आएगा तो पूरी तरह के फेज 1 से लेके सारे फेजेस गुजार के बाहर आएगा। तो मेरी ये दरकार होगी कि आप सारे लोगों को कॉन्फिडेंस इंस्पायर करके वैक्सीन का इंतजार करिए। वैक्सीन के लिए लाव मत करिए, वैक्सीन आएगा और जब वैक्सीन आएगा पूरे डेटा उसके एग्जामिन करके फिर ही उनको फिनिश्ड प्रोडक्ट हम डिलीवर करेंगे। जी जी जी। डॉक्टर गुलेरिया, आपसे एक महत्वपूर्ण बात हम यहाँ ये समझना चाहेंगे, आपने और तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये कहा था जब दिवाली आने को थी कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत में ख़ास तौर पे जब सर्दियाँ आएंगी, प्रदूषण होगा और त्योहारों पर लोग जब आपस में ज़्यादा मेलजोल करेंगे तो ख़तरा हो सकता है, और ऐसा हुआ भी। अब जबकि मामले कम हो रहे हैं और दिल्ली की अगर हम ख़ास तौर से बात करें तो 1000 से भी कम, 750 के आसपास मामले रिपोर्ट हुए पिछले 24 घंटे में। ऐसे में क्या हम ये माने कि बाकी चीज़ें तो सब वही की वही रहीं, लेकिन लोग अब पहले से ज़्यादा सतर्क हैं कि वो मास्क लगा रहे हैं जब भी घर से निकलते हैं, और साथ ही साथ अब उतनी भीड़ भी नहीं है? तो क्या ये दो ही बहुत बड़े कारण हैं मामले बढ़ाने में, और अगर इनको कंट्रोल कर लिया जाए तो हमारी लड़ाई कोरोना के खिलाफ बड़ी कारगर हो सकती है? बिल्कुल, अगर हम देखें तो हम दिल्ली में या सारे देश की बात करें तो हमारी स्थिति कई देशों से बहुत अच्छी है, लेकिन ज़रूरत यह है कि हम इस स्थिति को मेंटेन करके रखें। स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं कि वायरस में म्यूटेशन हो रहा है और वो ज़्यादा इन्फेक्शस हो सकता है, तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है। और अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इसमें प्रोटेक्शन हमें मिल सकता है वो है जो हम कहते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मीन्स। उसमें पूरी तरह से मास्क लगाना, जब भी हम बाहर जाएं तो अपना मास्क ठीक से लगाएं, नाक और मुंह ढक के रखें, 2 गज की दूरी रखें, अपने हाथ रेगुलरली धोएं, क्राउड्स ना बनने दें, क्राउडेड स्पेसेस में ना जाएं, और अपने जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, बुजुर्ग हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ वाले लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखें। अगर अगले कुछ हफ्तों के लिए हम ये कर लें और हमारे केसेस को हम बढ़ने ना दें, इसी तरह से वो कम होते रहें, चाहे दिल्ली में चाहे पूरे भारत की हम बात करें, और उसके बाद कुछ हफ्तों में अगर वैक्सीन लगनी शुरू हो जाए
तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। और देशों के कंपैरिजन में, चाहे हम यूरोप की बात करें, यूके की बात करें, यूएस की बात करें, उससे हम कहाँ बहुत अच्छी बेहतर सिचुएशन में आ जाएंगे। तो पिछले 10 महीनों की मेहनत की और जो हमने काम किया है, उसको हमें अब गंवाना नहीं चाहिए। और हमें एक भी किसी की भी जिंदगी जो है वो लाइफ लॉस नहीं होनी चाहिए। इसलिए अब बहुत ज़रूरी है कि हम पूरी तरह से सतर्क रहें। चाहे वो न्यू ईयर्स ईव की बात करें या अगले कुछ हफ्तों की बात करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब जैसे हम कहते हैं, देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। इसलिए कुछ दिनों के लिए अगर हम सतर्क रहेंगे तो हम आगे बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर पाएंगे। डॉक्टर गुलेरिया, हम आपसे ये समझना चाह रहे थे, तो क्या हम इसको एक टेस्ट की तरह से मान सकते हैं कि पिछले दिनों में दिल्ली में जो हमने देखा और उसके बाद जो लोगों ने परिवर्तन किया अपने व्यवहार में, उसका नतीजा है? तो क्या ये सबके लिए एक उदाहरण बन सकता है? बिल्कुल। और अगर मैं ये कहूँ कि क्योंकि हमने ये सब किया, तो नॉर्थ इंडिया में सर्दी के मौसम और पोल्यूशन के बावजूद हम अपने केसेस को कम कर पाए। इसलिए अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लगा रखेंगे, मास्क रेगुलरली लगाएंगे, तो चाहे कोई भी वेरिएशन आए वायरस का, कोई भी म्यूटेंट आए या न्यू स्ट्रेन आए, तो ये वाले जो प्रिकॉशंस है, इससे हमें प्रोटेक्शन तब भी मिलता रहेगा और हमारे केसेस नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए ये जो कदम है, ये हमें अभी भी और आगे के लिए भी यूज़ करने चाहिए। जी। और हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, प्रश्न करना चाहते हैं, इन विशेषज्ञों से कुछ पूछना चाहते हैं, वो फ़ोन नंबर नोट कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, दिल्ली का STD कोड 011 दिल्ली का STD कोड है। और यहाँ स्टूडियो का नंबर आप नोट करें, 23097532। नंबर एक बार फिर आपको बता रहे हैं, 011-2309-7532। इस नंबर पर फ़ोन करें और विशेषज्ञों से जो जानकारी आप चाहते हैं आप ले सकते हैं। अलका जी, यहाँ पर अब एक जो प्रश्न उठता है वो इस बात को लेकर लोगों के मन में जो हमने आपसे चर्चा की शुरुआत की थी कि बहुत लोगों को लगता है कि जल्दी बना ली गई, लेकिन आपने विस्तार से बताया। अगली जो बात जहन में आती है वो ये कि जब हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो भारत वैक्सीन डेवलपमेंट में वहाँ कैसा खड़ा दिखता है? और सबसे जो एक और महत्वपूर्ण बात है कि इतने लोगों के लिए इतनी डोजेस का उत्पादन करना, ये हमारे लिए क्या चुनौती होगी या हम इसके लिए तैयार हैं? इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ हम ये बात कर रहे हैं तो इसमें डिमांड एंड सप्लाई की बात है कि अगर हमारी डिमांड इस वैक्सीन के लिए काफ़ी हद तक और वैक्सीन के कंपैरिजन में काफ़ी है, तो इसमें हमारी सरकार शुरू से, जैसे हमारे और पैनलिस्ट ने यहाँ बताया कि सरकार शुरू से इसमें एकजुट होकर काम कर रही है। हम सरकार इस विषय से अवगत है कि ये डिमांड हमें मीट करना है। मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहूँगी कि इसके लिए शुरू से इसकी स्ट्रैटेजी बनाई गई है और उस स्ट्रैटेजी में ये ध्यान में रखा गया है कि जो वैक्सीन की जो डिमांड है उसको कैसे मीट किया जाए। और इसमें जितनी भी हम सरकार की तरफ से सपोर्ट दिया जा रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सपोर्ट के अलावा जो इसकी ज़रूरत है कैपेसिटी बिल्डिंग की, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास पिछले कई सालों में हमने बनाया उसको यूज़ कर रहे हैं, नए बना रहे हैं। और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो रैपिड रिस्पांस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम रेगुलेटर्स के साथ मिलकर हम लोगों ने कोविड-19 के लिए स्पेशली बनाया है। और आपसे एक चीज़ और मैं साझा करना चाहूँगी कि हमारी डिमांड तो हमारे लिए उसकी पूरी तैयारी जारी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे हम लोग अपने फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज़ की भी मदद कर रहे हैं। उनके लिए भी हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ DBT एंड हमारा जो PSU है बायरेक, वो मिलकर ट्रेनिंग प्रोग्राम, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और आगे भी जो उनकी ज़रूरतें होंगी उसके लिए हम उनके साथ काम करके उनकी मदद कर रहे हैं। तो मैं आपको ये एक संक्षेप में बताना चाहूँ कि हमारी तैयारी पूरी है और हम सरकार को इस विषय में पूरी जानकारी है कि हमारी डिमांड कितनी है, उसको किस तरह से उसको हम डिमांड को पूरा करेंगे। जी डॉक्टर अरोड़ा, जो बात डॉक्टर हेमंत ठक्कर ने कही थी कि जब तक वैक्सीन नहीं आई थी तब तक तो इस तरह की बातें, लेकिन अब जब वैक्सीन आने वाली है या दुनिया भर में जहाँ जहाँ आ गई है, फिर वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर या कहीं इसका ये रिएक्शन तो नहीं होगा, इस तरह की आशंकाएं जो हैं
वो बहुत व्यक्त की जा रही हैं और सोशल मीडिया में ख़ास तौर पर इस तरह की बहुत बहुत चीज़ें चल रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप ख़ास तौर से इस तरह की बातों के लिए? तो इस तरह की शंकाएं, इस तरीके की भ्रांतियां और इस तरीके के र्यूमर्स, ये कोई नया नहीं है। जब पोलियो का उन्मूलन हो रहा था जी। तो अगर आपको याद होगा तो यूपी, बिहार में आखिर में बड़ी तकलीफ हो रही थी और जी। उसका ये कारण भ्रांतियां थीं। 3 साल पहले मीज़ल्स और रुबेला का कैंपेन चलाया गया तो दक्षिण के कुछ राज्यों में जहां आमतौर पर 95-98% वैक्सीन कवरेज रहता है, वहां पर एकदम नीचे आ गया था, इसी तरीके के कारण, भ्रांतियों की वजह से और मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स की वजह से। तो ये एक जब भी कोई नई चीज़ आती है तो लोगों के मन में संशय होता है और संशय होना अगर है तो उसका निवारण करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मैं कहता हूँ कि एक एक्सेप्शनल ट्रांसपेरेंसी, कि हम लोगों को साफ साफ बताना है कि हमारी जो वैक्सीन है वो कितनी अच्छी है और उसमें कोई अगर कमी है तो वो भी हम बताने के लिए तैयार हैं। और इसलिए जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी तैयार की गई है, ये पिछले 20-25 साल का जो अनुभव है वो सारा का सारा उसमें डाला गया है। तो इन भ्रांतियों को दूर करना, जिसको डिबंकिंग कहते हैं जी, मिस इन्फॉर्मेशन, उसको करेक्ट करना, इस बार प्रोएक्टिवली करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और ये केवल भारत की समस्या नहीं है, पूरी दुनिया की समस्या है। क्योंकि लोगों को लगता है ये हो कैसे, ये एक तो चमत्कार हो गया कि साल भर के अंदर बीमारी अभी साल भर नहीं हुई और वैक्सीन वगैरह भी आ गई है। तो ये एक लाजमी चीज़ है कि वो थोड़ा सा मन में वो हो, संशय हो, अगर वो सवाल। तो मैं तो ये कहूँगा अपने श्रोताओं से कि जो सवाल मन में है पूछिए, और अगर उसका निवारण नहीं होता तो फिर परेशानी है, लेकिन पूरा एक तरह से तंत्र खड़ा किया जा रहा है। लेकिन जो इस तरह की बातें चल रही हैं उन पर विश्वास न करें ना, विश्वास बिल्कुल नहीं। अब इस समय पिछले 2-3 दिन से टीवी पे कुछ और डिबेट भी चल रही है कि भाई हलाल और हराम वाली जो वैक्सीन के बारे में भी बात हो रही है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है जी। और ये बहुत कि कई जगह जो है इसका नुकसान हुआ है। खास तौर पे अगर मैं कह सकूं तो मीज़ल्स और रुबेला के दौरान इंडोनेशिया में इसका बहुत नुकसान हुआ, लेकिन बाद में जब लोगों को समझाया गया कि नहीं, ये ऐसी परेशानी नहीं है, क्योंकि बच्चों, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े, वैक्सीन एक तरह से हमारे जीवन का इंश्योरेंस होता है और इंश्योरेंस कराने के लिए जीवन ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी सब भ्रांतियाँ ठीक नहीं है। तो हमें इसको बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। और इस तरह के मैसेज मेरे पास आते हैं तो मैं किसी से कंफर्म करूं, फॉरवर्ड ना करना चाहिए, लेकिन कंफर्म किसी से करना है तो ज़रूर पूछिए। जी बिल्कुल, मैं तो कहूँगा संजीव उपाध्याय जी से पूछा जाए इसको। फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप सब विद्वानों से ज़रूर पूछूंगा। डॉक्टर गुलेरिया, आपने जो कोरोना का जो वायरस का जो म्यूटेशन हुआ है उसको लेकर जो आपने बात कही, उस पर ज़रा थोड़ी सी चर्चा हो जाए, क्योंकि अब बहुत से लोग ये सवाल उठाने लगे हैं। पहली बात तो ये कि ये कह रहे हैं कि ये ज़्यादा इन्फेक्शस है, तो इन्फेक्शस का थोड़ा सा अर्थ थोड़ा सा समझ लें। और फिर ये भी बात आ रही है कि ये शायद यंगर कुछ युवाओं को भी ज़्यादा इन्फेक्ट कर रहा है, उनको बीमारी पैदा हो रही है। एक चीज़ तो एक तो हम ये समझ लें, और इसी से जुड़ा हुआ सवाल उसी में ये कि क्या वैक्सीन को लेकर जो बात उठ रही है कि वैक्सीन इस तरह के जो वेरिएंट्स हैं क्या उन पर इफेक्टिव होगी? तो ये सवाल आज के डेट में बहुत अहम है और थोड़ा सा मैं इसमें विस्तार से बताना चाहूँगा। जी जी। पहली चीज़ तो ये समझना चाहिए कि हर एक वायरस में कुछ हद तक म्यूटेशन रेगुलरली होता है। कुछ वायरसेस हैं, जैसे हम इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करते हैं, जो रेगुलरली उसमें एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होता है, वो वायरस रेगुलरली चेंज करता है और इसलिए हमें जो उसकी वैक्सीन है वो हर साल नए वैक्सीन देनी पड़ती है। कोरोना जो वायरस है उसमें भी म्यूटेशन होती है, वो इतना फ्रीक्वेंट म्यूटेशंस नहीं है जितना इन्फ्लुएंजा में होती है, लेकिन हर एक वायरस में कुछ हद तक म्यूटेशंस होती हैं और कई म्यूटेशंस हमने पहले भी इस वायरस में देखी हैं। अगर हम ये बात करें, जो वायरस ओरिजिनली आया था वुहान से और अब जो वायरस दुनिया में सर्कुलेट कर रहा है, उसमें कई म्यूटेशंस हो चुकी हैं और वो वायरस कुछ काफ़ी हद तक अलग है, लेकिन इससे ये मतलब नहीं कि नया वायरस आ गया है, वो उसी वायरस में ही चेंजेस हैं। और ये वायरस का इनहेरेंट एक प्रॉपर्टी है कि कुछ हद तक वो म्यूटेट करता रहता है, जैसे वो ह्यूमन या किसी सेल के अंदर रेप्लिकेट करता है। जब हम ये जो म्यूटेशन देखते हैं तो हम उसको कई पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं।
एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखते हैं कि ये म्यूटेशन हुआ, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है, हमने इसको डॉक्यूमेंट किया, लेकिन इससे क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजिकली कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई वैक्सीन में फर्क पड़ेगा। एक तो ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन है कि जो नया म्यूटेशन आया उससे कुछ क्लिनिकल फीचर्स में फर्क पड़े, जैसे हमने कहा कि इन्फेक्शियस ज़्यादा हो सकती है, कि अब इस वायरस में फैलने की क्षमता ज़्यादा हो गई है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ज़्यादा जल्दी फैल सकता है। या हम कहें कि इस वायरस में ऐसा चेंज आया है कि ये ज़्यादा सीरियस बीमारी कर सकता है, फेफड़े में ज़्यादा असर करता है और ज़्यादा सीवियर निमोनिया हो सकता है। या हम कहें कि इस वायरस ने बॉडी में इतना असर करता है कि डेथ ज़्यादा हो जाती है, मोर्टेलिटी ज़्यादा हो सकती है। और फाइनली हम ये कहें कि वायरस इतना बदल गया कि हमें पूरी वैक्सीन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, तो अगर हम इस म्यूटेशन, जो नया म्यूटेशन यूके से रिपोर्ट हुआ और एक म्यूटेशन साउथ अफ्रीका से भी रिपोर्ट हुआ है, उसकी बात करें तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी जो है साउथ यूके से, साउथ ईस्ट यूके से और लंदन से, उन्होंने ये देखा कि ये जो म्यूटेशन था उन्होंने सितंबर में ये नोट किया था, 20 सितंबर को पहली दफ़ा ये म्यूटेशन ऑब्जर्व किया गया था। जी, लेकिन जब उन्होंने अपना डेटा दिसंबर का देखा तो जहां जहां पे उनके केसेस बढ़ रहे थे वहां पे इस म्यूटेशन को ज़्यादा पाया जा रहा था, और उससे ये कंक्लूजन निकला कि ये जो म्यूटेंट स्ट्रेन है इससे इन्फेक्शियसनेस ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन वहां पे हॉस्पिटलाइजेशन में कोई इंक्रीज नहीं था, मोर्टेलिटी या डेथ में कोई इंक्रीज नहीं था। इसलिए उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि इसका जो R0 है वो आम वायरस से, जो पहले वाला वायरस है उससे 0.4 ज़्यादा है, और इससे मॉडलिंग डेटा से ये नतीजा निकला कि ये 70% मोर इन्फेक्शियस है, यानी कि एक व्यक्ति से ये और व्यक्ति में ज़्यादा फैल सकता है। यंगर पॉपुलेशन में ज़्यादा देखा गया, वो इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि ये उनका ये फेस्टिव सीजन है, प्री क्रिसमस टाइम है, यंगर पॉपुलेशन बाहर ज़्यादा घूम रही है, शॉपिंग ज़्यादा हो रही है मार्केट्स में, या हम कहें रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा जाना उनका है। हो सकता है कि उसके कारण ये यंगर पॉपुलेशन में ज़्यादा पाया जा रहा है। लेकिन इससे कोई डेथ रेट, मोर्टेलिटी ज़्यादा नहीं देखी जाती, ना कोई हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा देखा गया है। अगर हम इसमें देखें कि इस वायरस में चेंजेस क्या हैं, इसमें कोई 17 म्यूटेशन है, जिसमें से कुछ जो है वो स्पाइक प्रोटीन जो हम एंटीजन यूज़ करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए, उसमें एक 501 म्यूटेशन है इसमें जी, लेकिन अगर हम वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन जो है जो स्पाइक प्रोटीन के मल्टीपल एरियाज में एक्ट करती है। उसके अलावा जैसे डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि वैक्सीन जो है एक टी सेल इम्यूनिटी भी साथ में प्रोड्यूस करती है, इसलिए वैक्सीन का जो असर है वो मल्टीपल साइट्स पे है। इसलिए ये अनलाइकली है कि इस म्यूटेशन के कारण वैक्सीन जो है वो कामयाब नहीं होगी। वैक्सीन डेफिनेटली इफेक्टिव होगी, लेकिन ये एक हमें सिग्नल है कि हम इस वायरस को लाइटली ना लें, इसकी हम सर्वेलेंस और म्यूटेशन रेगुलरली स्टडी करें, क्योंकि बाद में हमें पता नहीं कि आगे जाके और क्या म्यूटेशन हो सकते हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो घबराने वाली नहीं है जी, ना। ये हमने कोई देखा कि हमारे कंट्री में एकदम केसेस बढ़े हैं। जी, अगर हम ये देखें कि ये सितंबर से अगर ये वायरस यूके में था तो कई महीनों से ये सर्कुलेट कर रहा है। मेरा ये मानना है कि अभी हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कहीं पर भी देखें कि केसेस बढ़ रहे हैं तो उस एरिया में हम टेस्टिंग करके, जीन सीक्वेंसिंग करके देखें कि यहाँ पे ये वेरिएंट तो नहीं आ रहा और कोई और म्यूटेशन तो नहीं हुआ है जिसके कारण केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं। उसके लिए हम एक्शन प्लान बनाएं, और जैसे लोग बाहर से आ रहे हैं उनके जो सैंपल्स हैं, पॉजिटिव सैंपल्स हैं, उनमें भी टेस्ट करके देखें कि कोई इसमें म्यूटेशन जो है वो हमारे कंट्री में प्रवेश तो नहीं कर रहा। डॉक्टर गुलेरिया, एक छोटी सी टिप्पणी और हम चाहेंगे आपसे इस बारे में। ये बात भी कुछ जगह आई है कि शायद ये जो वेरिएंट है वायरस का, ये RT-PCR में पकड़ में ना आए। क्या ये बात सही है, कंफर्म हुई है, या अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है? नहीं, देखिए, जो इसमें एक और चीज़ है कि क्या ये वेरिएंट के कारण हमारा टेस्ट, PCR टेस्ट है जी, वो पकड़ नहीं पाएगा इसको, वो बात सही नहीं है, क्योंकि ये जो वेरिएंट है अच्छा, इसमें एक जो S जीन है उसको जो डिलीशन है, हमारे जो हम RT-PCR टेस्ट करते हैं उसमें हम दो जो RNA कोड्स हैं RT-PCR में वो देखते हैं। अच्छा, इसलिए ये टेस्ट जो है RT-PCR का जो हम अभी इंडिया में टेस्ट कर रहे हैं वो इस वेरिएंट को भी पिकअप कर पाएगा। कर रहा क्या है। वो RT-PCR इस वेरिएंट को डिफरेंशिएट कर पाएगा जो हमारा और जो सर्कुलेटिंग स्ट्रेन है, उसके लिए जीन सीक्वेंसिंग की जरूरत है। तो अच्छा, RT-PCR कोविड-19 अगर इस वेरिएंट भी होगा तो पिकअप कर लेगा,
लेकिन ये कहना कि ये वेरिएंट है, ये पुराना वाला है, उसके लिए जीन सीक्वेंसिंग जरूरी है। जी, इससे पहले हम डॉक्टर ठक्कर के पास चलें, डॉक्टर अरोड़ा कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी। हाँ, मैं डॉक्टर गुलेरिया जो कह रहे हैं ये उसमें बस एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि जी। यूके में जो पिकअप किया गया या साउथ अफ्रीका में पिकअप किया गया वो यूजुअल आरटीपीसीआर से ही पिकअप किया गया। अच्छा। उसके लिए कोई अलग टेस्ट नहीं किया गया था, लेकिन सडनली देखा गया कि एक पीक चल रहा है और हर समय पूरी दुनिया में, भारत में भी जीन सीक्वेंसिंग हो रही होती है। तो सडनली उन्होंने देखा कि 20 सितंबर के बाद कुछ नया वायरस आने लगा है। तो ये पिकअप आरटीपीसीआर से ही हुआ था जो यूजुअल है। तो ये कहने का सबको निश्चिंत रहना चाहिए कि अगर डायग्नोसिस में हमें बिल्कुल दिक्कत समस्या है। नहीं। ठीक है। और डॉक्टर ठक्कर, एक महत्वपूर्ण बात जो अब अनुभव से जो सामने आ रही है वो ये कि बहुत से लोग जो कोविड पॉजिटिव होने के बाद अस्पतालों में रहते हैं या घर में ही क्वारंटीन रहते हैं, उनको बहुत समस्याएं होती हैं। बहुत से लोग तो अस्पताल जाना ही नहीं चाहते, अवॉइड करते हैं जब तक हो सके उनसे। तो ऐसे में ख़ास तौर पे अस्पताल का उनका स्टे या घर में क्वारंटीन रहना, ये क्या जो अवस्था है पूरी की पूरी, क्या इसको हम मानसिक तौर पर थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं? क्या कर सकते हैं इसमें ऐसा? क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हम अस्पताल गए तो सारी दुनिया से कट जाएंगे। नॉर्मल कंडीशन में तो लोग हमें देखने आते हैं, मिलने आते हैं, इंतज़ार रहता है लोगों का। यहाँ तो बिल्कुल अलग, ना परिवार का कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। क्या कहेंगे? भाई, मैं तो अभी भी पेशेंट्स को कहता हूँ कि अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज़ है, आपकी उम्र ज़्यादा है और आपको कोविड है, तो आपको अस्पताल में जाके जांच पूरी करवा लेनी चाहिए। फिर अगर आपका फिजिशियन कहता है कि आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है और डोमेस्टिक होम क्वारंटीन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। मगर ये डिसीजन आपका नहीं रहना चाहिए, क्योंकि 12 से 14 दिन की बात है, मगर वो जिंदगी और मौत की बात है, खास करके वो कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंटों की, क्योंकि वो 5-6 दिन सब मामला अच्छा चलता है। फ्रॉम द 7th डे, 7वें दिन से 11 दिन के अंदर कुछ भी साइटोकाइन प्रॉब्लम हो सकता है, सडन डिटीरियोरेशन हो सकता है। हालांकि अभी हम कम देखते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक और होम क्वारंटाइन में भी हमने काफ़ी चैम्पियनाइज कर दिया है ट्रीटमेंट शेड्यूल। हम अर्ली एंटीवायरल्स देते हैं, स्टीरॉइड्स देते हैं, सब कुछ देते हैं। मगर जब कोमॉर्बिडिटीज़ है तो ये चेतावनी रखना बहुत ज़रूरी है। रही मानसिक बात, आजकल तो ये व्हाट्सएप और वीडियो कॉल्स में तो आप जितने भी दूर है उतने ही करीब हैं, क्योंकि आप 24 घंटा, जो पहले तो 2 घंटा मिलना लोग आते थे हॉस्पिटल्स में, अभी आप दिन रात आपका फ़ोन चालू है। अस्पताल भी थोड़े लिबरल हो गए हैं, घर से खाना अलाउ करते हैं, खुद का फ़ोन अलाउ करते हैं, आप चाहे उतना बात करो। तो ये एक मेंटल स्टेट है जिसको लेके आपको एक्लेमेटाइज होना पड़ेगा, और ट्रीटमेंट आपको आगे देखना है। 10-12 दिन का समय कैसे कटे वो नहीं देखना है। जी बिल्कुल। और दर्शकों को हम नंबर स्टूडियो का एक बार फिर से बताना चाहेंगे, जिस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं 011 दिल्ली का STD कोड और 23097532, ये स्टूडियो का नंबर। फ़ोन करिए और विशेषज्ञों से जो भी जानना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर अलका, ये बताइए, भारत में कई वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं और बहुत एडवांस स्टेजेस पर हैं, जैसा आपने शुरू में बताया। ज़्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स होने का हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? क्या हम ये माने कि हमारे पास ज़्यादा उपलब्धता होने से हमें चयन करने की, चूज़ करने की हमें बहुत ज़्यादा एक सहूलियत रहेगी, लेकिन इससे वैक्सीन की उपलब्धता के साथ साथ मुझे कौन सी वैक्सीन ज़्यादा सूट करेगी, ये बात ध्यान में रखी जाएगी या हमें और फ़ायदे होंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इससे लोगों के दिमाग में कुछ भ्रांति आ सकती है। जैसे आजकल हर जगह सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी वैक्सीन डेवलप हो रही हैं कोविड-19 के लिए। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी हमारे देश में 6 वैक्सीन कैंडिडेट्स एडवांस स्टेजेज में हैं, जिसमें 4 इंडिजिनसली डेवलप्ड हैं जो हमारे यहाँ ही बने हैं और उन पे क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं।
अब उन पे वो अलग अलग स्टेजेस पे क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं, जिसमें 2 वैक्सीन फेज़ 3 में है, कुछ फेज़ 2 में है और 1 में है, और कुछ प्री क्लिनिकल स्टेजेस में भी एडवांस स्टेजेस में है। तो अगर मैं इन 4 वैक्सीन्स ये 6 वैक्सीन्स की बात करती हूँ, तो इनके जैसे डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि इनकी जो डेटा जो इनका आ रहा है, ये कॉन्टिन्यूसली एग्जामिन हो रहा है कि किस तरह का डेटा हमें मिल रहा है, और पूरी जानकारी तभी हमें मिल पाएगी जब सारा डेटा एनालाइज हो जाएगा इन वैक्सीन्स का। जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे एग्जामिन होता जाएगा। यहाँ जो आपने मुद्दे की बात ये पूछी है कि इतनी सारी वैक्सीन्स हैं, इनमें से जो वैक्सीन सफल होंगी बाद में पूरा प्रॉपर इवैल्यूएशन के बाद, तो जनता को इसका क्या फ़ायदा होगा। तो जनता को चुनाव करने में, चयन करने में बहुत फ़ायदा होगा इसका, क्योंकि इसके कई पैरामीटर्स होंगे। जैसे एफिकेसी की हम बात करते हैं, तो जब हमारे पास ये पूरा डेटा की जब ये इवैल्यूएशन हो जाएगी, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है, किसकी कीमत कितनी है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो अगर जनता को उसमें वो वैरायटी मिलेगी, तो उसके हिसाब से जिसको जिस हिसाब से सूट करेगा, तो वो उसका चयन कर सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है अगर ज़्यादा वैक्सीन्स हमें अवेलेबल होंगी तो। जी। और फिलहाल हमारे एक दर्शक किशन लाल उदयपुर से हैं टेलीफोन लाइन पर। किशन लाल जी, बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं, बताइए। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि जो कोरोना का 3rd स्ट्रेन का जो बार बार आ रहा है, तो ये 3rd स्ट्रेन के क्या मायने हैं और क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए, इसके क्या लक्षण हैं? जी, डॉक्टर गुलेरिया। तो जो नया स्ट्रेन आ रहा है कोरोना का, जी, उससे उसके लक्षण वही हैं जो पहले वाले कोरोना स्ट्रेन के थे, क्योंकि वो वही वायरस है, सिर्फ उसमें म्यूटेशन होके वो कुछ हद तक नया उसमें नए चेंजेस आए हैं, लेकिन जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है। दूसरा प्रिकॉशन जो हमें रखने हैं वो वही है जो हम पहले कहते हैं कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, मास्क पूरी तरह से लगा के रखें, 2 गज की दूरी रखें, हाथ धोएं, क्राउडेड एरियाज में ना जाएं। अगर हम ये पूरी सावधानी रखेंगे, तो जो कोई भी अगर नया स्ट्रेन आएगा वो हमें उससे प्रोटेक्शन रहेगा। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि एक नया वायरस आ गया और पूरा पैंडेमिक फिर से आएगा। ये वही स्ट्रेन जो है उसी में थोड़ा सा चेंज आया है, जो पहले भी आता रहा है। जी डॉक्टर ठक्कर, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, बहुत से लोग जिन्हें कोविड हुआ है और उनकी उम्र अगर 50 से ज़्यादा है, क्योंकि बात फिर एंटीबॉडीज़ को लेकर होती है कि अगर एंटीबॉडीज़ हैं और री-इन्फेक्शन को लेकर जो चिंताएं हैं, तो क्या जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा है और कोविड इन्फेक्शन हो गया हो, तो आपके हिसाब से क्या वैक्सीन उन्हें दी जाएगी? देखिए, जो एंटीबॉडीज इन्फेक्शन के बाद पैदा होते हैं जी, वो शायद शॉर्ट लिव्ड भी हो सकते हैं, 6-8 महीना 9 महीना तक। और जो एंटीबॉडीज वैक्सीन के बाद जो प्रोग्राम्ड एंटीबॉडीज बनते हैं वो अलग होते हैं। तो अभी हमें इतना कैटेगराइज हमने नहीं किया है, बट ये बात सही है कि आपको इन्फेक्शन हो गया हो, फिर भी आपकी एंटीबॉडीज का टाइटर देख के अगर आप वैक्सीन लेंगे, अभी ये बात हमें तय करनी है वैक्सीन्स के कौन सा हम चूज करते हैं, mRNA चूज करते हैं, क्या चूज करते हैं। मगर शायद ऐसा लगता है कि पोस्ट कोविड के बाद भी वैक्सीन लेना एक कोई गलत बात नहीं होगी। जी डॉक्टर अरोड़ा, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, इसमें 2-3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर हेमंत ने बहुत महत्वपूर्ण बात करी है जी कि ये हमारी जो प्लाज्मा स्टडी हुई थी इस देश में, उसमें लगभग 30% लोग जिनमें प्रूवन कोरोना था लेकिन एंटीबॉडी नहीं थी। तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नेचुरल इन्फेक्शन के बाद इरेटिक होता है, किसी में बहुत ज़्यादा होता है, किसी में नहीं भी हो सकता है। दूसरी चीज़, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एंटीबॉडी प्रोडक्शन बेहतर होता है। यानी अगर मेरे परिवार में एक व्यक्ति जो 22 साल का है उसको इन्फेक्शन हुआ और एक 62 साल वाला है और दोनों रिकवर हो गए, तो चांसेस ये हैं कि 22 साल वाले का जो एंटीबॉडी लेवल होगा वो कम होगा और 62 साल वाले का ज़्यादा होगा। अच्छा, तो ये बहुत ही वेरिएबल है इस समय।
तो जैसे कि डॉक्टर हेमंत ने बोला कि जी। अभी इस बारे में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अभी ओवरऑल जो एविडेंस है एज ऑफ टुडे, आज तक है, कि जिसको इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, सभी को वैक्सीन लेना है। और इस बारे में क्लैरिटी हो सकता है अगले 2-3 महीने में बेहतर हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है हर एक को जिसको इन्फेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, इर्रिस्पेक्टिव वैक्सीन लेने की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे सवाल उठते रहेंगे और उनके जवाब भी मिलते रहेंगे हमें। फिलहाल डॉक्टर आलोक हैं मुंबई से टेलीफोन लाइन पर। डॉक्टर आलोक, बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाहते हैं, बताइए। एक्चुअली आई हैव क्वेश्चन। अगर हम 2 गज की दूरी मेंटेन नहीं हो पाती है और अपना N95 लगा रहे हैं, तो क्या चांसेस होते हैं कोरोना कैच होने? डॉक्टर हेमंत ठक्कर, आप जवाब देना चाहेंगे इस प्रश्न का? देखिए, इसमें कोई अरिथमेटिक तो नहीं है, मगर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप N95 मास्क पहनते हैं और दूरी भी रखते हैं तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं एज अगेंस्ट आप दूरी नहीं रख के मास्क पहनते हैं। तो जब तक जहाँ तक हो सके आपको डिस्टेंसिंग भी करना है और मास्किंग भी करना है। अगर आपके सिचुएशंस ऐसे हैं कि आप डिस्टेंस नहीं रखें तो अच्छा वाला मास्क, नोज कवरिंग करके ही आपको आपका जो भी काम है करना चाहिए। जी डॉक्टर गुलेरिया, एक बात जो और जहन में आती है वो ये कि बहुत से लोग जिनको कई तरह की एलर्जीज होती हैं, तो जब वैक्सीन लगाने की बात आएगी तो क्या इस बात को भी ध्यान में रखकर वैक्सीनेशन होगा या अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब हम इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे? नहीं, जिन लोगों को एलर्जी की चांसेस हैं उन लोगों को हम नॉर्मली ये कहते हैं कि ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। मान लो आपको एलर्जी है, स्किन एलर्जी है, फूड एलर्जी है, दमे की शिकायत है या एलर्जिक राइनाइटिस है, छींकें ज़्यादा आती हैं, नाक की एलर्जी है, तो ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। वैक्सीन आपको तब भी लग सकती है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि चाहे कोई भी दवाई हो या वैक्सीन हो, हर एक दवाई या वैक्सीन से कभी ना कभी किसी को रियली रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। इसलिए वैक्सीन लगाने के बाद हम सब जो भी जिसको भी वैक्सीन लगती है उसको हम कुछ देर के लिए ऑब्जर्व करते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे के लिए, ये देखने के लिए कि उसको वैक्सीन से कोई रिएक्शन तो नहीं है। तो ये जो हम जो वैक्सीन रोल आउट का प्रोग्राम है उसमें भी ये ज़रूरी है कि हम सब लोगों को जिनको वैक्सीन लग रही है वैक्सीन साइट पे, वहाँ पे उनकी ऑब्जर्वेशन होगी, वहाँ पे पूरी तैयारी होगी कि किसी को अगर एलर्जिक रिएक्शन हो तो उसका पूरी तरह से हम उसको ट्रीट कर पाएँ। लेकिन ये रेयर इवेंट्स हैं, अनकॉमन इवेंट्स हैं, लेकिन जब हम चाहते हैं कि सब लोगों को सेफली वैक्सीन लगे तो कोई किसी से एलर्जिक रिएक्शन हो उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। लेकिन ये कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि अगर आपको एलर्जी है तो आपको वैक्सीन नहीं लग सकती। आप वैक्सीन तब भी लगा सकते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको वैक्सीन से भी कोई रिएक्शन हुआ तो वो उसका पूरा जो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी साथ में रेडी है। जी, कुछ और सवाल भी हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले परमानंद द्विवेदी जी हैं दिल्ली से टेलीफोन लाइन पर। द्विवेदी जी, बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाहते हैं, बताइए। जी सर, पहले तो सभी को नमस्कार। आपको भी नमस्कार द्विवेदी जी। सर, मैं पूछ रहा था कि पहली बात कि कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जब कोरोना ठीक हो जाता है, नेगेटिव होने के बाद कितने दिन तक बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है, और दूसरा कि क्या पॉजिटिव होने के बाद जब नेगेटिव हो जाते हैं लोग तो क्या उसके बाद शीघ्र ही कोई पॉजिटिव होने का लक्षण होता है, हो सकता है या नहीं ऐसा? डॉक्टर हेमंत ठक्कर, कृपया जवाब दीजिए इनको। भाई, अगर आप 14 दिन के बाद या 15 दिन के बाद, पहले प्रथम तो हम कहेंगे इसको आप टेस्ट ना करें, मगर फिर भी अगर आपने टेस्ट किया है और समझो नेगेटिव आते हैं तो दोबारा पॉजिटिव होने के चांसेस कम है, क्योंकि आपके पास एंटीबॉडीज ऑलरेडी डेवलप्ड है और ये एंटीबॉडीज एटलीस्ट मिनिमम अभी तो 9 महीने तक भी अच्छा टाइटर हम देखते आए हैं। तो आपको कोविड हो गया है तो आपको कोई टेस्ट की गुंजाइश नहीं है, और आपको फिर भी मास्क और डिस्टेंसिंग की तो गुंजाइश है। ये समझ के आप आगे चलिए। री इन्फेक्शन का भी एक भय जो आपने रखा है वो दूर कर दीजिए। जी डॉक्टर अरोड़ा, जो प्लाज्मा थेरेपी को लेकर जो बात हो रही थी और जिन्होंने प्लाज्मा डोनेट किया है उनके मन में भी एक प्रश्न ही हो सकता है कि जिन्हें कोविड हुआ फिर उन्होंने प्लाज्मा दिया, तो क्या
ऐसा होगा कि उनके शरीर में एंटीबॉडीज कम रह जाएं, और क्या उनको वैक्सीन दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? हाँ, तो यही मैं कहना चाह रहा था कि वो एक तरह से हमारे लिए साइंटिफिक एविडेंस निकल के आया। अच्छा। कि कोविड होने के बाद भी जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है बहुत इरेटिक होता है। ठीक है। और उसकी क्वालिटी शायद उतनी अच्छी नहीं होती जितनी वैक्सीन से टारगेटेड जब हम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का प्रयास करते हैं। और ये देखा गया है, जो हमने अभी तक हिंदुस्तान में जो डेटा है, कि वैक्सीन देने के बाद एंटीबॉडी का टाइटर 10 गुना तक ज़्यादा हो जाता है वर्सेस अगर नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है। तो प्लाज्मा थेरेपी इसीलिए जब वो स्टडी निकली है कि उसका कोई विशेष लाभ हुआ नहीं, वो इसलिए कि वो उसमें पहले तो मात्रा हमें मालूम नहीं होती है और वेरिएबल मात्रा होती है जी। तो इसलिए प्लाज्मा थेरेपी अल्टीमेटली जो स्टडी हुई बाद में बहुत अच्छे साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश भी हुआ कि इसका कोई विशेष लाभ नहीं आया। क्या हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनकी उम्र 50 से अधिक है, जिन्हें कोरोना हुआ हो, उनको भी वैक्सीन दी जाएगी? आप ये कह रहे हैं? सभी को दी जाएगी, सभी को बिल्कुल दी जाएगी। मतलब अच्छा। ये एक इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, कोमॉर्बिडिटी और प्रीवियस इन्फेक्शन। ओके। अच्छा, और एक और भी चीज़ है, कोरोना आपको और मेरे को जी सिम्टम्स हुए तब मैंने जांच कराई, लेकिन करीब 70-80% लोग और ऐसे हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन जिसको कहते हैं एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन। जी। यानी कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आता है बॉडी में जब एंटीबॉडी है, लेकिन लक्षण उनको नहीं है। लक्षण नहीं होते। जी। तो इस तरह से एक्चुअली हिंदुस्तान में लगभग 25-30% लोग ऐसे हैं जिनको ये एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन है। 25 से 30% ऐसे हैं। हाँ, बहुत काफ़ी बड़े शहरों में, खासतौर पे जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ अच्छा। 25-30% तक है। जी। और फिलहाल हमारे एक दर्शक पटना से विनय जी हैं फोन लाइन पर। विनय जी, बहुत स्वागत, क्या जानना चाहते हैं, बताइए। सर नमस्कार सबको। जी, आपको भी नमस्कार। मैं बिहार मोतिहारी से बोल रहा हूँ, पटना के करीब है सर ये। जी बताइए। मुझे जानना था कि एक आम इंसान जो में टेस्ट करा रहा है, उसको 3 तरीके का टेस्ट होता है, एक RT-PCR, दूसरा ट्रूनेट और तीसरा एंटीजन। तो एक आम इंसान को अपने रिपोर्ट से कैसे पता चलेगा कि वो डबल स्ट्रेन है या थर्ड स्ट्रेन? अच्छा, डॉक्टर गुलेरिया क्या कहना चाहेंगे आप इनके लिए? तो अगर हम आजकल के टेस्टिंग देखें, हमारे टेस्टिंग एक होती है रैपिड एंटीजन टेस्ट। जी। रैपिड एंटीजन टेस्ट भी एंटीजन देखता है, वो सिर्फ यही है कि उसमें जो हम वायरस को देखते हैं उसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते, इसलिए जिन लोगों को लक्षण है, जिनका वायरल लोड ज़्यादा होता है, उनमें रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो इसलिए ये एक पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है, क्योंकि आपको 15 मिनट में रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन अगर ये टेस्ट आपका नेगेटिव है और आपको लक्षण है, तो आपको अपना RT-PCR बेस्ड टेस्ट कराना चाहिए। हमारे पास 2 और टेस्ट हैं जो PCR बेस्ड है। एक CBNAT या TrueNAT है, जो कार्ट्रिज बेस्ड टेस्ट है, और ये हम जो टेस्ट है पहले टीबी के लिए कर रहे थे, और उसी मशीन को हमने मॉडिफाई करके हम अब कोविड के टेस्ट उससे करते हैं। ये भी RT-PCR बेस्ड टेस्ट ही है। और दूसरा है जो हम ट्रेडिशनल RT-PCR टेस्ट करते हैं। ये दोनों टेस्ट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और इन सारे टेस्ट में जो हम वेरिएंट कोविड की बात कर रहे हैं, म्यूटेंट की बात कर रहे हैं, अगर वो है तो वो पिकअप हो जाता है। इसलिए ये नहीं है कि अगर आपने एक टेस्ट कराया उसमें नहीं आया तो हो सकता है कि इसमें पिकअप नहीं हुआ, दूसरे कराने की जरूरत है। सिर्फ जैसे मैंने कहा रैपिड एंटीजन टेस्ट है, वो पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है, और उसमें अगर आप नेगेटिव हैं और आपको लक्षण है तो आपको अपना RT-PCR टेस्ट जरूर कराना है। लेकिन अगर आपके RT-PCR टेस्ट या CBNAT टेस्ट में आप पॉजिटिव हैं तो आपको डेफिनेटली कोविड है, और नेगेटिव है तो आपको अभी कोविड इन्फेक्शन नहीं है। जी, तो बहुत स्पष्टता से ये बात सबके सामने आ चुकी है। और समय को देखते हुए हम चाहेंगे कि आप अब इस राउंड में अपनी बात 30 से 40 सेकंड में ज़रूर रख दें। डॉक्टर अलका, चलते चलते आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अब वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर जो उम्मीदें और जो भविष्य हमें दिखता है, क्या हम ये उम्मीद करें कि कोविड की वैक्सीन के बाद और बीमारियों की वैक्सीन का रास्ता भी बहुत स्पष्ट और बहुत, जिसमें कहते हैं कि तेज़ी आएगी, क्या हम ये उम्मीद करें? सही, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे ये कोविड-19 जो पैंडेमिक हुआ है जी, इसको हम चुनौती के साथ साथ एक अवसर के रूप में भी देख रहे हैं। तो इसमें ऐसा है कि ये जो रिसर्चर्स हैं, चाहे वो एकेडेमिया, इंडस्ट्री, यानी कि ये जो कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट में जो भी जुड़े हुए हैं, साइंस फ्रेटर्निटी एज ए होल, ये इसको ये एक्सपीरियंस उनको एक कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह के तौर पे मिला है।
और ये और बीमारियों की भी वैक्सीन डेवलपमेंट के पाथ को और सुगम बनाएगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर इसको हम एक अवसर के रूप में मानते हुए अपने जो उनका आत्मनिर्भर भारत है उसमें हम सब एकजुट होकर मिलकर उस तरफ हम काम कर रहे हैं। जी डॉक्टर हेमंत ठक्कर, आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर दो बातों पे? आपने जो बात कही थी कि वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में ये भी है कि आएगी तो हमें जल्दी से जल्दी मिले, और उसके साथ साथ तब तक के लिए हमें क्या करना चाहिए? आपका संदेश 30 से 40 सेकंड में। जी। वैक्सीन आएगी, और जब वैक्सीन आएगी आपको कोई जल्दबाजी नहीं करना है। हेल्थ केयर अथॉरिटीज आपका टर्न बराबर उन लोग ऑर्केस्ट्रेट करके देंगे। कोई आप राजा हो या रंक, मिनिस्टर हो या कूली, आप अपना टर्न देखते रहिए, और तब तक आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर गुलेरिया, आपका संदेश खास तौर पर जो नया वेरिएंट है उसको लेकर जो चिंताएं लोगों के मन में है, क्या कहना चाहेंगे उनको आप? मैं यही कहूंगा कि ये वेरिएंट जो है इससे हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहना है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और भी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वैक्सीन में वेरिएशन वायरसेस में वेरिएशन आता रहता है, और इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। जी। डॉक्टर एन.के. अरोड़ा, आप क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन रोल आउट, सबके मन में उम्मीदें भी हैं और कुछ के मन में ये बात भी है कि उन तक का पहुंचेगी या कहीं कोई रिएक्शन या इस तरह की बात? तो ये देश पूरी तरह अपने को तैयार कर रहा है वैक्सीन रोल आउट के लिए, और इस तरीके से तैयारी की गई है कि हर एक व्यक्ति को वैक्सीन ढंग से मिले, 2 डोज मिले, और उसका अच्छी तरीके से जो पूरा सप्लाई चेन है उसमें कहीं भी ब्रेक नहीं आए, इसकी तैयारी है। और वैक्सीन सुरक्षित रहे एट ऑल पॉइंट्स, और जो सुरक्षा के जितने भी मेजर्स हैं वो अच्छी तरीके से उनको अपनी जगह पे लगा दिया गया है। सुरक्षा के कोई भी कारण अगर उठता है, कोई भी इवेंट होता है, उसको बहुत आसानी से कैप्चर किया जा सकेगा। तो सुरक्षित ढंग से ये वैक्सीन हर एक व्यक्ति को मिलने की तैयारी की गई है। बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर एन.के. अरोड़ा, डॉक्टर अलका शर्मा, डॉक्टर हेमंत ठक्कर, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए और बहुत से भ्रम और बहुत सी इस तरह की बातें जो जैसे कहते हैं कि जो तथ्यपरक नहीं हैं, आपने उन पर सही और तथ्यपरक जानकारी लोगों के सामने रखी। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सी बातें आती रहती हैं लोगों तक, लेकिन वो सही नहीं होती। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि विशेषज्ञों से ही आप पूछें, जानें, और ये प्रयास इसी दिशा में लगातार हमारा जारी है। वैक्सीन का इंतज़ार है। आज के कार्यक्रम की बात हम तारीख बदायूनी के शेर के साथ ख़त्म करना चाहेंगे। वही कहते हैं, एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है, माहौल बनाए रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।